जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। मैं राहुल कुमार और एक बार फिर से मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का राहुल शिक्षा पथ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज इस क्लास के माध्यम से हम क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित बेसिक बात को जानेंगे। फिर इस चैप्टर से संबंधित सभी प्रश्नवाली के सवालों को खुद से आप स्वयं से समझकर बनाने के काबिल बन पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी मैथ और अध्याय 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा और इंग्लिश में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल अर्थात चर की बात यहाँ पर की गई है। पहला बिंदु हम पढ़ेंगे, अगर आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित सभी प्रश्नों को स्वयं से बनाना है तो इन 7 बिंदुओं के ऊपर अपने बेसिक नॉलेज को जरूर बढ़ाना चाहिए। पहला बिंदु पढ़ेंगे, एक चर में रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक चर में रैखिक समीकरण अगर बोले तो इसका मानक या व्यापक रूप जब आप अच्छे से पढ़ेंगे इसको तो पता चलेगा, इसका होता है ax प्लस b बराबर 0। इस प्रकार से एक चर में रैखिक समीकरण का ये मानक रूप होता है। फिर पढ़ेंगे हम एक चर में रैखिक समीकरण का हल कि अगर इस रूप का कोई बीजीय व्यंजक दिया हो तो हम x के स्थान पर कौन सी संख्या को यहाँ पर रखें कि इसके दोनों पक्षों का मान बराबर हो जाए। तो जब बिंदु 2 को पढ़ेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। फिर तीसरा बिंदु पढ़ेंगे, दो चर में रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फिर इसी से संबंधित पढ़ेंगे दो चर में रैखिक समीकरण का हल। दो चर में रैखिक समीकरण का मानक या व्यापक रूप का अगर बात करें तो होगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का कोई व्यंजक होगा तो इसे हम कहेंगे कि दो चर में रैखिक समीकरण का ये एक सवाल है, इस रूप का अगर कोई बीजीय व्यंजक हो। फिर यहाँ दो चर में रैखिक समीकरण का हल पढ़ेंगे कि x तथा y के स्थान पर कौन सी संख्या को रखें कि इसके भी दोनों पक्षों का मान बराबर हो जाए। फिर पांचवा बिंदु पढ़ेंगे, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म, और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा अध्याय। लेकिन यहाँ से स्टार्ट करने से भी पहले इसे रिवीजन के तौर पर इन 4 बिंदुओं को देखेंगे ताकि किसी भी प्रकार का हमको कोई कंफ्यूजन दिमाग में ना रह जाए। दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का अगर मानक या व्यापक रूप का बात करें तो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, अर्थात a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 होता है। और इसका दूसरा जोड़ा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है। अगर इस रूप से दो समीकरण साथ में दिए हुए हों तो आप बोल सकते हैं कि ये दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का ये सवाल है। फिर इसी से संबंधित पढ़ेंगे, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का हल हम किस रूप से करेंगे, और प्रतिस्थापन विधि से करेंगे या आलेखीय विधि से करेंगे या विलोपन विधि से करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे ग्राफ विधि से भी x तथा y के मान को हम ज्ञात करेंगे। और यही है हमारा बिंदु 7, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का आलेखीय निरूपण। इसके बारे में भी जानेंगे। और दो चर में रैखिक समीकरण युग्म यहाँ पर भी हम पढ़ लेंगे रेखाओं तथा रेखाओं की प्रकृति तथा संगतता के बारे में भी यहाँ पर हम जानेंगे। तो जब हम इन सभी बिंदुओं को बारी बारी करके डिस्कस करेंगे तो आपको जरूर अच्छा से समझ में आएगा। लेकिन इन सभी चीजों को जानने से पहले हम समीकरण के बारे में जानते हैं कि आखिर समीकरण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण। समीकरण अर्थात इक्वेशन, इसकी परिभाषा आप यहाँ देख सकते हैं कि बराबर चिन्ह के साथ, बराबर चिन्ह किस प्रकार से होता है आप जानते होंगे, इस प्रकार से होता है बराबर चिन्ह। बराबर चिन्ह के साथ एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसके दोनों पक्षों का मान बराबर होते हैं समीकरण कहलाते हैं। जैसे x माइनस 5 बराबर 7 यहां पर लिख दिया तो यह एक समीकरण है। अब ये समीकरण है तो ये दोनों तरफ बराबर कैसे हैं, तो जब यहां पर हम x के स्थान पर यदि 12 रख देते हैं तो इस प्रकार से होगा कि x के स्थान पर 12 माइनस 5 और इधर 7 है, 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा। आप देख सकते हैं कि इसके दोनों पक्षों का मान बराबर है। अब यहाँ पर समीकरण से संबंधित कुछ नोट बात को लिखेंगे, यहाँ पर NOTE नोट अर्थात विशेष बात को लिखेंगे। समीकरण में
बराबर चिन्ह का होना अति आवश्यक है। बिना बराबर चिन्ह के वह समीकरण नहीं कहला सकता है। फिर नोट में ही लिखेंगे, इसमें अर्थात समीकरण में दो पक्ष होते हैं। अब आप जान गए होंगे, यहां पर देखिए तो यहां पर भी दो पक्ष हैं, ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। यही बात को यहां पर लिखेंगे। इसमें अर्थात समीकरण में चर तथा अचर राशियों के सम्मिलित रूप को व्यंजक कहते हैं। तो समीकरण से संबंधित तीन नोट को यहां पर देखें कि समीकरण में बराबर चिन्ह का होना अति आवश्यक है तथा इसमें दो पक्ष होते हैं और समीकरण में जो चर तथा अचर राशियां जो सम्मिलित रूप से होते हैं इसी को हम व्यंजक कह रहे होते हैं। तो उम्मीद है आप इन सभी बातों को जरूर सीखे होंगे। अब हम बारी बारी करके इन सभी बिंदुओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिंदु 1 से, एक चर में रैखिक समीकरण। तो अब हम एक चर में रैखिक समीकरण के बारे में जानेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और यहां पर इसकी परिभाषा को लिखेंगे और लिखेंगे इस प्रकार से, एक चर वाले समीकरण जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 1 होता है, एक चर में रैखिक समीकरण कहलाता है। तो यहां पर उदाहरण को लिखेंगे और लिखेंगे जैसे, तो आप ज्यादा समझ पाएंगे। यहां लिखेंगे 3x + 4 = 10। तो यह एक चर में रैखिक समीकरण है। आप यहां पर देख सकते हैं कि इस पूरे समीकरण में चर की स्थान पर सिर्फ एक लेटर का प्रयोग किया गया है। यहां पर सिर्फ देख रहे हैं कि x है, इसलिए यह एक चर में रैखिक समीकरण है। और इसका घात देखें कि 1 है, तो रैखिक समीकरण हो गया ये। जैसे अन्य उदाहरण यहां लिखें, 2x - 5 बराबर, यहां पर लिख देते हैं 15। तो ये भी रैखिक समीकरण का उदाहरण है। अब ये इसके दोनों पक्ष का मान कैसे बराबर है? ये रैखिक समीकरण है, ये समीकरण है लेकिन रैखिक समीकरण है। और समीकरण की परिभाषा ये कहती है कि दोनों पक्षों का मान बराबर होता है, बायां पक्ष और दायां पक्ष का। तो ये किस प्रकार से बराबर है? तो जब हम इसे पढ़ेंगे अभी तुरंत बिंदु 2 को, तो ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन यहां पर एक और अन्य उदाहरण को लिख रहे हैं, जैसे 3x + y बराबर, यहां पर 5 हमने लिख दिया। और अब बोले कि क्या यह भी एक चर में रैखिक समीकरण होगा? तो यह रैखिक एक चर में रैखिक एक चर में रैखिक समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं कि इसमें दो चर हैं, x तथा y के रूप में। तो यह एक चर में रैखिक समीकरण नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे हम बिंदु 2 को और लिखेंगे यहां, बिंदु 2, एक चर में रैखिक समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसकी परिभाषा आप यहां पर देख सकते हैं कि चर राशि का वह मान जो दिए गए एक चर वाले रैखिक समीकरण में रखने पर इसके दोनों पक्षों का मान बराबर हो जाए, तो इसे ही हम एक चर में रैखिक समीकरण का हल कहेंगे। जैसे एक समीकरण को हमने यहां पर उदाहरण के तौर पर लिया, एक चर में रैखिक समीकरण को 3x + 5 = 20। तो यहां पर जब हम x = 5 रखें, तो यही बात को लिखें, x = 5 रखने पर इस समीकरण में, तो 3 गुना x की जगह पर तो 5 रख दिए, +5 है यहां पर, तो 3 × 5 = 15 और 5 जोड़ देंगे तो 20 = 20 इधर था मेरे पास। तो आप देख सकते हैं कि इस रैखिक समीकरण में हम x के स्थान पर 5 रखे तो इसके दोनों पक्षों का मान बराबर आ गया, अर्थात LHS = RHS हो गया। तो यही है एक चर में रैखिक समीकरण का हल। अब यहां पर लिखेंगे इससे संबंधित एक नोट बात को, और यहां पर लिखेंगे नोट अर्थात विशेष बात, और यहां पर लिखेंगे एक चर में रैखिक समीकरण का हल
केवल और केवल एक होता है, अर्थात अद्वितीय हल होता है। इस बात को विशेष रूप से याद रखेंगे क्योंकि ऐसे ही बातों से 1 नंबर में एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर हम 2 बिंदु को देख लिए, एक बार फिर से हम बता देते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ाया। हम बिंदु 1 को स्टार्ट किए, एक चर में रैखिक समीकरण अर्थात लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसकी परिभाषा यहाँ पर देखें कि एक चर वाले समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है तो इसे ही हम एक चर में रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप उदाहरण देख सकते हैं, ये रैखिक समीकरण क्यों है, क्योंकि इसके घात जो है वो 1 है। तो आप इसे देखकर अच्छे से समझ सकते हैं कि यह एक चर में रैखिक समीकरण का उदाहरण है। यहाँ पर हम 3x + y बराबर अगर 5 लिए और बोले कि क्या यह भी एक चर में रैखिक समीकरण होगा, तो यह एक चर में रैखिक समीकरण नहीं होगा, ये 2 चर में रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से इस बात को समझे होंगे। फिर इससे रिलेटेड हम यहाँ पर इस बात को देखें कि समीकरण यदि है तो समीकरण हमें ये कहती है कि हमारे दोनों पक्षों का मान बराबर होना चाहिए। तो इसी बात को यहाँ पर सीखे, एक चर में रैखिक समीकरण का हल अर्थात सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसकी परिभाषा कि चर राशि का वह मान जो दिए गए एक चर वाले रैखिक समीकरण में रखने पर इसके दोनों पक्षों का मान बराबर हो जाए, समान हो जाए, तो इसे ही हम एक चर में रैखिक समीकरण का हल कह रहे होते हैं। जैसे 3x + 5 बराबर 20, यहाँ पर x के स्थान पर हमने 5 रख दिया तो इसके दोनों पक्ष अर्थात LHS और RHS के दोनों मान आपस में बराबर हो गए। तो यही है एक चर में रैखिक समीकरण का हल। फिर यहाँ पर नोट देखें कि एक चर में रैखिक समीकरण का हल केवल और केवल एक होता है और इसी को हम बोलते हैं अद्वितीय हल। अब यहाँ पर लिखेंगे बिंदु 3 को, 2 चर में रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसकी भी यहां पर परिभाषा को देखेंगे और यहां लिखेंगे, जिस समीकरण में 2 अलग अलग चर राशि होते हैं तथा उनकी अधिकतम घात 1 होती है, 2 चर में रैखिक समीकरण कहलाते हैं। तो यहां पर एग्जाम्पल यदि लिखें तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे 2x + y बराबर यहां पर 7 लिख दिए तो ये 2 चर में रैखिक समीकरण है, क्योंकि यहां पर देख सकते हैं कि 2 अलग अलग चर हैं। तो और यहां पर देखें कि x का घात 1 है और y का भी घात 1 है, तो ये रैखिक समीकरण तो है लेकिन 2 चर में रैखिक समीकरण है। और अन्य उदाहरण को यहां पर आप लिख सकते हैं, जैसे x - y बराबर 5 यदि लिख दिए तो ये भी 2 चर में रैखिक समीकरण है। और उदाहरण को आप लिखना चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं, जैसे 4x + y - 7 बराबर 0, इस प्रकार से लिख दिए तो ये भी 2 चर में रैखिक समीकरण है। अब इन सभी 2 चर वाले रैखिक समीकरण को आप ध्यान से देखें तो ये दोनों पक्ष बराबर है इसके, क्योंकि यहां तो बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। अब ये किस प्रकार से बराबर हैं, ये बायां पक्ष और दायां पक्ष किस प्रकार से बराबर हैं, 2x + y बराबर 7 ये किस प्रकार से बराबर हैं, हम इसको सीखेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल, तो वहां पर हमको पता चलेगा। अब यहां पर हम थोड़ा सा इसे ऐसे बता दें कि x के स्थान पर और y के स्थान पर कौन सी संख्या को रखें कि इसके दोनों पक्ष का मान बराबर हो जाए, तो इसी प्रकार से हम सीखेंगे। तो इसे सबसे पहले हम एक बार वाश कर लेते हैं, फिर चलते हैं बिंदु 4 की ओर और इससे संबंधित देखते हैं 2 चर में रैखिक समीकरण का हल। अब बिंदु 4 को देखेंगे और बिंदु 4 है हमारा 2 चर में रैखिक समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहां पर भी इसे हम थोड़ा शब्दों में लिखकर समझेंगे और लिखेंगे इसे, चर राशि x तथा y के मानों का एक युग्म अर्थात जोड़ा, जो समीकरण ax + by + c बराबर 0 जहां a तथा b बराबर नहीं होने चाहिए 0 को संतुष्ट करता है, तो 2 चर में रैखिक समीकरण का हल कहलाता है। यहां पर आप देखिए ax + by + c बराबर 0 ये क्या है, तो यही है 2 चर में रैखिक समीकरण का मानक या व्यापक रूप है। अगर इस प्रकार से कोई भी बीजीय व्यंजक दिखे तो आप उसे कह सकते हैं कि यह 2 चर में रैखिक समीकरण का एक उदाहरण है। यहां पर हम इसे लिखेंगे, इसका उदाहरण, और लिखेंगे जैसे ये 2 चर में रैखिक समीकरण का उदाहरण है। आप इसे देखें तो
आपको इसमें थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा होगा कि भैया ये इस प्रकार तो नहीं दिख रहा है, तो आप इसे याद करके ऐसे भी लिख सकते हैं 7x प्लस 5y, ये +4 को बराबर के इधर ले आए तो +4 -4 हो जाएगा और बराबर लगाकर 0 हो जाएगा। अब तो आपको दिख रहा होगा कि ये ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का है। यहां पर आप देखें कि यह अभी दो चर में रैखिक समीकरण का एक उदाहरण है और हम यहां पर पढ़ रहे हैं कि ये दोनों तरफ कैसे बराबर हैं, इसके दोनों पक्ष आपस में कैसे बराबर हैं। तो यदि हम यहां पर x बराबर 2 ले लेते हैं और y के स्थान पर -2 ले लेते हैं तो देखते हैं कि यहां पर क्या होगा। तो 7 गुना x, ये दोनों में यहां जो रिश्ता है आपस में वो गुना का है, 7 गुना x है तो यहां पर लिखा हुआ है यही बात को 7x, तो 7 गुना x की जगह पर हम 2 रखेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर 5y तो 5 गुना y के स्थान पर हमें -2 रखना है, रख देंगे, बराबर इधर 4 है। अब इसे थोड़ा सोल्व करें तो यहां पर हो जाएगा 14 और प्लस इंटू माइनस, यहां पर माइनस हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा और यहां पर 4 तो है उधर RHS के स्थान पर। 14 - 10 बराबर इधर 4 है, ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है, तो 14 में से 10 जाएगा तो यहां 4 बचेगा और इधर तो 4 है। तो यहां पर देखें कि LHS बराबर है RHS का, तो उम्मीद है आप अच्छे से सीखे होंगे कि 7x प्लस 5y बराबर 4 ये दो चर में रैखिक समीकरण है। तो इसका हल क्या होगा, x बराबर 2 और y बराबर -2, तो इसके दोनों पक्ष का मान बराबर हो जाएगा। अब यहां पर लिखेंगे एक नोट को, यहां लिखेंगे NOTE नोट, दो चर में रैखिक समीकरण का हल अनेकों होते हैं। यहां पर इसे एक और उदाहरण से समझें, x प्लस वाई बराबर यहां पर 7 लिख दिए, तो इस समीकरण से अभी ये कंफ्यूजन दूर होगा कि दो चर में रैखिक समीकरण का हल अनेकों कैसे होते हैं। तो आप यहां पर देखिए कि यहां पर दो चर हैं x तथा y के रूप में, यहां पर आप x तथा y के स्थान पर अन्य अन्य प्रकार के संख्याओं को यहां पर रख सकते हैं, भिन्न भिन्न संख्याओं को यहां पर रख सकते हैं। जैसे हम यहां पर ऐसे लिखे कि x बराबर 1 तो y बराबर 6 होगा। यहां पर देख सकते हैं कि अभी हल x बराबर 1 है और y बराबर 6 है तो 7 होगा। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x के स्थान पर 2 रख दे और y के स्थान पर 5 रख दे, फिर भी तो 7 होगा। हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x के स्थान पर 3 और y के स्थान पर 4 तो 7 होगा। इसी प्रकार से आगे लिखते रहें, x के स्थान पर 4 और y के स्थान पर 3 तो भी 7 होगा, x के स्थान पर 5 y के स्थान पर 2 तो 7 होगा। यहाँ पर फिर x के स्थान पर 6 और y के स्थान पर 1 तो भी यहाँ पर 7 होगा। अन्य और उदाहरण को यहाँ पर लिखें तो हम लिख देंगे x के स्थान पर -1 और y के स्थान पर +8 लिख देते हैं, फिर भी तो आंसर 7 ही आएगा। तो इसी प्रकार से आप अन्य उदाहरण को यहाँ लिख सकते हैं। यही बात को यहाँ नोट में लिखा हुआ है कि दो चर में रैखिक समीकरण का जो हल है वो अनेकों होते हैं, और इस बात को भी याद रखेंगे कि दो चर में रैखिक समीकरण का जो व्यापक या मानक रूप होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है, जहां a, b और c ये वास्तविक संख्याएं या अचर राशियां होते हैं और x और y तो ये देख सकते हैं कि दो अलग अलग चर हैं, और इसीलिए इसे दो चर में रैखिक समीकरण हम कह रहे होते हैं। तो उम्मीद है आप इन सभी बातों को अच्छे से जरूर सीख रहे होंगे। अब हम देखते हैं बिंदु 5 को। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित कुछ बात को भी यहाँ देख लेते हैं और ये सीखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ लिखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक या व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है, जहां a, b और c
वास्तविक संख्याएं होते हैं तथा x और y चर राशियां होते हैं जैसे 3x प्लस 2y बराबर 10। यहां पर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या करके 3x प्लस 2y प्लस 10 बराबर किधर आएगा तो -10 हो जाएगा और बराबर 0। अब लिखेंगे इसकी तुलना, इस समीकरण की तुलना, इसकी तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर हम इस समीकरण की तुलना दो चर में रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है उससे कर रहे हैं। तो आप देखें कि x से x तो a के स्थान पर क्या होगा, a के स्थान पर 3 होगा और b के स्थान पर यहां पर 2 होगा और c के स्थान पर -10 होगा। इस बात को भी सीखना बहुत जरूरी है। अब यहां इससे संबंधित एक नोट को लिखेंगे। नोट, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख अर्थात ग्राफ एक सीधी रेखा में होती है। तो जब इसकी हम ग्राफ बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका जब भी ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से ऐसे होगा, इस तरह से होगा, थोड़ा झुका होगा लेकिन ये सीधी होगा रेखा। तो इस बात को भी याद रखना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है, सीधी रेखा में होता है। तो उम्मीद है आप इसे भी अच्छे से सीखे होंगे। और एक बार इसे हम रिवीजन के तौर पर बताते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को लिखने के तरीके, तो लिखने का तरीका तो आप आराम से आप समझ गए होंगे कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 इसका दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक या व्यापक रूप होता है। हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं जहां a, b और c वास्तविक संख्याएं अर्थात अचर राशियां होते हैं तथा x और y ये क्या होते हैं, तो ये चर राशियां होते हैं। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर एक समीकरण को लिया हमने 3x प्लस वाई बराबर 10। तो इसको इस रूप से अगर किसी को नहीं लग रहा है तो प्लस 10 है, अभी इसको बराबर के इधर ले आएंगे तो -10 हो जाएगा और बराबर लगाकर 0 इधर लगा देंगे। तो अब इस तरह से हो गया। अब इस समीकरण को हम ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करें तो a बराबर 3, b बराबर 2 और c बराबर 10 यहाँ पर आया है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब हम पांचवा बिंदु देखेंगे, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म अर्थात पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसकी यहाँ पर देखेंगे हम परिभाषा और लिखेंगे इसे, दो समान चर राशि जैसे x तथा y में दो रैखिक समीकरणों के युग्म अर्थात जोड़े को दो चरों में रैखिक समीकरण का युग्म कहते हैं जहां चरों की घात केवल एक होती है। यहां पर उदाहरण से समझे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे 2x प्लस वाई -7 बराबर 0, फिर x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है और ये दोनों समीकरण का एक युग्म है। अब यहां पर लिखेंगे दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का मानक या व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप होता है या इसी को व्यापक रूप कहा जाता है। अब हम आगे की बिंदु देखेंगे, बिंदु 6, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का हल देखेंगे किस प्रकार से हम करेंगे। तो अब हम बिंदु 6 को देखेंगे और इसे भी अच्छे से समझेंगे। बिंदु 6 हमारा है दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का हल, सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसके बारे में भी हम यहां लिखेंगे, चर x तथा y का ऐसा मान जो दोनों समीकरणों a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0
को संतुष्ट करता हो दिए गए दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का हल कहलाता है। तो यहां पर एग्जाम्पल से हम इसे समझेंगे और लिखेंगे, जैसे x प्लस वाई बराबर 7, x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण 1 हो जाएगा और ये समीकरण 2 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यह दो चर में रैखिक समीकरण का युग्म है, अर्थात ये जोड़ा है। और यहां पर हम लिखेंगे इसे जब सॉल्व करें थोड़ा सा, कि x और y के स्थान पर हम अभी यहां पर कौन सी संख्या को रखें कि इसके दोनों पक्षों का मान बराबर हो जाए। तो हम लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 को लिख रहे हैं, x प्लस वाई बराबर 7 है अभी, तो x के स्थान पर हम यहाँ 5 रख दे और y के स्थान पर यहाँ 2 रख दे, तो इसके दोनों पक्षों का मान जो है वो बराबर हो जाएगा। अब इसी बात को यहां पर लिखेंगे हम समीकरण 2 से। समीकरण 2 है हमारा x माइनस वाई बराबर 3 है, x के स्थान पर 5 रखना है, y के स्थान पर 2, तो देख सकते हैं कि यहां पर भी इसके दोनों पक्षों का मान बराबर हो जा रहा है। तो ये एक छोटा सा मात्र सेंस को समझ पाए हैं कि दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का हल किस प्रकार से होता है। अभी हम इसका और हल जानेंगे कि आलेखीय विधि से कैसे बनाएंगे और बीजगणितीय विधि अर्थात प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हम कैसे बनाएंगे इसे। तो इन दोनों समीकरणों का हल 5 और 2 है, क्योंकि और यहां पर आपको लग रहा होगा कि हम यहाँ 6 और 1 रख दे 7 तो आ जाएगा, लेकिन इसी बात को यहां पर रखें, 6 और y के स्थान पर 1 रखें, तो 6 में से जब 1 घटाएंगे तो इधर 5 होगा और इधर तो 3 है, बराबर नहीं होगा। इसलिए इन दोनों समीकरणों का जो मान है वो अभी 5,2 है। तो और इसे हम कैसे हल करेंगे, यहां पर लिखेंगे, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का हल हम इस प्रकार से करेंगे, आलेखीय विधि से करेंगे, फिर बीजगणितीय विधि से करेंगे और इसके अंतर्गत हम दो विधि को सीखेंगे, एक प्रतिस्थापन विधि और दूसरा विलोपन विधि से हम दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का हल कर रहे होंगे। तो उम्मीद है आप अच्छे से जरूर समझे होंगे कि दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का हल हम किस प्रकार से करेंगे। यहाँ मात्र हम एक छोटा सा सेंस को समझ पाए हैं, बाकी हम विस्तार से यहाँ पर समझेंगे कि आलेखीय विधि से कैसे हम दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का हल करेंगे, फिर बीजगणितीय विधि से कैसे हम प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से करेंगे। तो अब हम 7वां बिंदु को देखेंगे और इससे संबंधित 3 बिंदुओं के बारे में जानेंगे। और वो 3 बिंदु क्या होंगे, तो हम 3 रेखाओं के बारे में जानेंगे कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तब प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाते हैं, तथा जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं वही बिंदु हल कहलाता है। यहाँ पर आप नोट में देख रहे हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाओं में समीकरण युग्मों का हल अद्वितीय अर्थात केवल और केवल एक हल होता है। जैसे अगर इस प्रकार से एक समीकरण का ग्राफ, इस प्रकार से एक रेखा है ग्राफ में और एक रेखा इस प्रकार से इसको यहाँ पर कट कर दिया, तो जिस बिंदु पर ये कट किया वही बिंदु इस रैखिक समीकरण युग्म का हल कहलाएगा। फिर दूसरा बिंदु है कि जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हों, समांतर रेखाएं कहलाते हैं। और नोट में है कि समांतर रेखाओं में समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं होता है। जैसे कि ग्राफ में अगर इस प्रकार से दो लाइन हैं तो ये एक दूसरे से कभी नहीं मिल सकते हैं और इसका जो हल है वो कोई हल नहीं निकलता है। तीसरा बिंदु है जब दो रेखाएं एक ही समतल में स्थित होकर एक दूसरे को नहीं काटती हैं तो संपाती रेखाएं कहलाते हैं। नोट, संपाती रेखाएं होने पर समीकरण युग्मों का अनेकों हल होता है। जैसे कि एक रेखा इस प्रकार से है, कोई ग्राफ में इस प्रकार से रेखा खींची जा रही है, इसी के ऊपर एक और रेखा है इस प्रकार से, तो ये संपाती रेखाएं होते हैं। संपाती का अर्थ होता है कि एक दूसरे के समान, उसी के जैसा। तो ये एक रेखा इसी रेखा पर है तो ये तो ढक लेगा,
इसीलिए संपाती रेखाएं होने पर समीकरण युग्मों का अनेकों हल होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम इससे भी संबंधित एक बात को देख लेंगे, एक सारणी को देखेंगे जो एनसीईआरटी का किताब सारणी 3.1 है, उसके बारे में समझेंगे। सारणी 3.1 है, ये न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक में दिया हुआ है। इधर देख सकते हैं कि इस प्रकार से हमने एक डायग्राम को बनाया है और ये एनसीईआरटी बुक में दिया भी है। ये समीकरणों का युग्म इधर दिया हुआ है। यदि इन सभी समीकरणों को इसके मानक रूप से तुलना करें तो ये A1 फिर B1 और C1 होता है, और दूसरा जो इसका समीकरण का जोड़ा होता है वो A2, B2 और C2 होता है। तो यही बात को यहाँ लिखा गया है, A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2। यहाँ पर देखें कि A के स्थान पर 1 है और A1 के स्थान पर 1 है और A2 के स्थान पर 3 है। तो A1 बटा A2 किए तो 1 बटा 3 है और B1 बटा B2 माइनस 2 बटा 4 है। काटेंगे इसे भी हम सरल रूप में लिख सकते हैं, तो -1/2 हो जाएगा। फिर भी यहाँ पर आप देखें कि C1 बटा C2 तो 0 बटा -20 होगा। इन दोनों इसके मानों के देखें, A1 बटा A2 और B1 बटा B2, क्या ये एक दूसरे के बराबर है, इक्वल है? तो A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। और जब इस तरह से कोई भी समीकरण युग्म का इस प्रकार से अगर आपको मिले कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं हो, तो उसका प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं ग्राफी रूप में बनता है, ग्राफी निरूपण होता है, और इसका बीजगणितीय निरूपण केवल और केवल एक हल होता है, अर्थात इसी को अद्वितीय हल कह रहे होते हैं। फिर यहाँ देखें दूसरा में, ये रैखिक समीकरण युग्म का ये हमारे पास दूसरा भी जोड़ा दिया हुआ है। तो बस यहाँ लिखे 2/4, तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये A1 है और ये A2 है, ये B1 B2 C1 C2। यहाँ पर मान को लिखें तो आप देखें, इसे आप मानक रूप में भी बदल कर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1/2 यहाँ भी आएगा, 1/2 यहाँ भी आएगा और 1/2 यहाँ भी आएगा। माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो +1/2 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखें कि इसका अनुपातों की तुलना में A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, इसके तीनों जो मान है आपस में वो बराबर हैं। तो ग्राफी निरूपण जो है वो संपाती रेखाएं होगा, और इसका बीजगणितीय निरूपण अर्थात इसका जो हल है इस रैखिक समीकरण युग्म का, वो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। फिर तीसरा समीकरण युग्म है A1 बटा A2 1/2 है, फिर B1 बटा B2 2/4 है। इसे जब हम मानक रूप में बदलेंगे, लिखेंगे तो 2 एकम 2 2 दूनी 4, ये दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं। क्या ये भी बराबर है? इसे अगर माइनस माइनस प्लस बना देंगे तो 4 एकम 4 4 तिया 12 हो जाएगा। इधर तो 1/2 आया, लेकिन यहाँ पर 1/3 है। यही बात को यहाँ लिखा हुआ है कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 का, लेकिन C1 बटा C2 का बराबर नहीं है। इसलिए इसका ग्राफीय निरूपण समांतर रेखाएं होगा, और इसका बीजगणितीय निरूपण कोई हल नहीं होगा। जब समांतर रेखाएं होगा किसी भी समीकरण का, तो उसका कोई भी हल नहीं होगा। इस बात को याद रखना है। और इससे संबंधित एक बात और यहां लिखेंगे, संगतता। तो जिस रैखिक समीकरण युग्म का केवल और केवल एक हल होगा, तो इसका रैखिक युग्म का जो है संगतता, वो संगत निकाय होगा। जो निकाय है, निकाय वो संगत निकाय होगा। और संपाती रेखाएं का भी अपरिमित रूप से अनेक हल जिसके होंगे, उसका भी संगत निकाय होगा। लेकिन जिसके कोई हल नहीं होंगे, जिस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, तो इसका निकाय जो है असंगत होगा, असंगत होगा। इस बात को याद रखना है। तो अब इसके बाद हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित प्रश्न वाले 3.1 के सभी सवालों को अच्छे से बनाएंगे। तो आज का क्लास यही था।